गणित में ना पहला चैप्टर है, ठीक है, हाई स्कूल में, ठीक है। संख्याएं पहले मतलब समझ लेते ना, संख्याएं आप ना रोज यूज करते हो, कुछ लेना हो तो कितना कितना लेना है, 1 2 3 4 5 है ना, आप क्यों यूज करते हो, कितना देना है, कुछ देना है तो लेना है तो कुछ पैसे गिनना है तो किसी चीज़ को गिनना है, किसी वस्तु को गिनना है, तो अपना खूब संख्याएं का यूज होता है, दुनिया रोज होता है यूज, है ना, समय के लोग खूब यूज करते हैं नहीं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, और वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती हैं, आपने संख्याओं के बारे में खूब पढ़ा है, ठीक है, कक्षा 9 में पढ़ा है, कक्षा 8 7 में 6 में, है ना, खूब पढ़ा है, ठीक है। तो वो सारी संख्याएं, सभी संख्याओं को जब मिला लेते हैं तो उसको वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सभी संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती है, क्या क्या होती है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं सही से। आपको पता है जब गिनती स्टार्ट हुई, कह सकते हो जब खोजी गई, कह सकते हो अपने भारत में, भारतीय नंबर सिस्टम, तो उसमें प्राकृतिक रूप से 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 7, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे ऐसे स्टार्ट हुई ना, उसे गिनते गए और ऑनवर्ड्स गिनते गए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आगे तक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कह सकते हो। तो प्राकृतिक रूप से गिनी जाने वाली संख्याओं को कह दिया गया प्राकृतिक संख्या, या फिर उनको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कह देते हैं। अब नेचुरल नंबर कहते हैं तो इसमें एन से शुरू होता है शब्द, ठीक है, तो इसको एन कह देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक। अब उसके बाद में आप, अच्छा, आपने कक्षा 9 में संख्या रेखा पढ़ी होगी, है ना, संख्या रेखा में क्या है कि एक रेखा बना दी गई और इसमें इन संख्याओं को दर्शाया गया, है ना, कि भाई जैसे 1 और 2 के बीच में जितना डिफरेंस होता है ना, एक का अंतर है, 2 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 1 का अंतर है ना, 3 और 4 के बीच में भी 1 का अंतर है ना, इनके बीच में दूरी को नाप करके संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाया गया था, ठीक। तो आप हम भी कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जो भी है ना प्राकृतिक संख्या। अच्छा, कुछ दिन बाद जीरो की खोज भी हो गई ना, कह सकते हो, ठीक है, जीरो को भी इनमें शामिल कर लिया गया। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, अब इन्हें एक सवाल बनाया जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, ठीक है, तो बता सकते हो आपकी एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। बड़ी की बात करा जाए तो बड़ी तो कुछ भी हो सकती है ना, वो गिनते चले जाओगे, बड़ी का कोई अनंत है, कह सकते हो, मोटा मोटा प्राकृतिक संख्या इतने में जीरो भी इसमें शामिल कर दिया गया तो वो संख्याएं पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, कह सकते हो ना। तो जीरो भी कह सकते हो, जीरो इसमें शामिल कर लिया गया, 0 1 2 3 4, है ना, 5 6 ऐसे गिनते गए, है ना, खूब गिनते गए, कह सकते हो ना, कहीं तो भी चले जाओ, अनंत चले जाओ। तो ऐसी संख्याओं को हम कह देते हैं, इन संख्याओं को कह देते हैं हम पूर्ण संख्या, क्योंकि पूरी तरह से संख्या जीरो भी शामिल हो गया। चलिए यही यूज करते हो आप किसी भी संख्या को लिखने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हो, है। जैसे आपको 11 लिखना है तो 1 और 1 लिख देते हो, 12 लिखना है तो 1 और 2 लिख देते हो, ऐसे यूज में नहीं संख्याओं करते ना, तो ऐसे तो इसीलिए कहते हो 0 से लेकर के 9 तक करके लिखते ना, और उसके आगे लगातार गिनते जाते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाते हैं अनंत तक, तो ऐसी संख्याओं को कह देते हैं पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में इसको होल नंबर कहते हैं। अब क्योंकि W इसका पहला अक्षर है इसलिए W से प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो संख्या रेखा हम 0 भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अब 1 और 0 के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए ना, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर होना चाहिए, है, दूरी के संदर्भ में कह सकते हो। इस कक्षा 9 में समझाया गया, कैसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मुख्य बातें कर लेते हैं। पूर्ण संख्या हो गया, ऐसे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कह सकते हो। अच्छा, अब आप ऐसे भी तो हो सकता है कि 0 के इधर जहाँ देखिए एक संख्या बढ़ती चली जा रही है, 1 2 3 4 5, इसको अब इसमें ऋण तो लगा नहीं क्योंकि ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसको ये जो जिस संख्या में कोई निशान नहीं लगा होता है, कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, ऐसी संख्या को हम कह देते हैं धनात्मक संख्या। हम कह देंगे जैसे हमने 1 रुपया कमाया तो हम कह देते हैं 1 + 1 कमाया, है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, हमने 1 कमाया तो 1 लिख देते हैं ना, ओनली ऐसा भी कहा सकते हैं, कोई संख्या नहीं लगी है तो इसका मतलब कोई निशान नहीं लगा, प्लस का निशान लगा, 2 कमाया तो लिख देते 2 कमाया, ऐसा भी लिख सकते हैं, +2 2 रुपये आए, ठीक है। अच्छा, इसमें लगाए निशान है ना लगाए चल जाएगा, ठीक है, 1 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे मतलब ये कमाया माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसका मतलब माना जा सकता है 1 2 है ना, सब धनात्मक संख्या है,
माना जाएगा, जाहिर सी बात ऐसा ही है। लेकिन अगर हमने कहा 1 रुपया हमारा खर्चा हो गया, घाटा हो गया, तो क्या लगाएंगे? तो अगर हम ऐसे लिख देंगे 1, तो इसका मतलब क्या माना जा सकता है? 1 रुपया घाटा हो गया। दूर से देख कर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। यहाँ पे हमें समझाने के लिए एक माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ताकि ये दूर से पता चल गया 1 रुपया घाटा हुआ है, नहीं धनात्मक ऋण का निशान होगा। इसको ऐसी संख्या को कह देते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो 2 का घाटा हो तो 2 ऋण लगा देंगे ना, ऋण 2 है ना, ऋण 3 है ना, 3 का घाटा हुआ है, इसे घाटा करना। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। यानी ऋणात्मक संख्याओं में चिन्ह का लगाना जरूरी है, ऐसा कह सकते हैं मोटा मोटा, इसलिए लगा देते हैं। अच्छा, इधर गए तो बढ़ते गए 1 2 3 4 5 6, अब लोग वापस आ रहे हैं, दाहिनी ओर जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, बाईं ओर जाएंगे तो 5 4 3 2 1 0, उसके बाद में और नीचे उतरेंगे तो क्या जाएगा? -1 -2 -3 है ना। ऐसे जाएंगे तो और ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नई चीज देख पा रहे हो कि ये चीजें ऋणात्मक भी है, जीरो भी है, और जीरो के बाद क्या है? धनात्मक संख्या भी है। कैसे मोटा मोटा है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, इन सब पूरी संख्या को कह देते हैं जिसमें जीरो शामिल है। जीरो अभी तक क्या था? पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 है ना, ये सब संख्या थी पूर्ण संख्या, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो गई, -1, और नीचे उतरने लगे, -2 -3 है ना, ऐसे और शामिल होते गए, चलते गए, बहुत सारी संख्या शामिल हो गई। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, जीरो भी शामिल है, धनात्मक संख्याएं भी शामिल है। ऐसी संख्याओं के संग्रह को देते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में कौन कौन से हो गए आपके? अच्छा, पूर्णांक को जिहालन कहते हैं ना, मतलब उसका होता है कि गिनना, एक लैटिन वर्ड है, इसलिए जड़ से इसे प्रदर्शित कर देते हैं ना। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया, इसे पूर्णांक कह दिया हमने ना। क्लियर? अच्छा, पूर्णांक हो गया। अच्छा, इसमें और भी सवाल बनाया जा सकते हैं कि सबसे, अब इसी संदर्भ में भी सवाल बनाया जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। तो आप बता देंगे सबसे पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या 0 होगी। क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ है। 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्या है? हाँ। 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है? हाँ। लेकिन क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। क्लियर? तो ऐसी सारी संख्या बनाई जा सकती है, कह सकते हो। 0 ऋणात्मक संख्या है कि धनात्मक है, ये भी बताया जाता है। 0 न ऋणात्मक है न धनात्मक है ना। इधर से 0 के बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, दाईं ओर चलते चले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। सारी बातें आप सीख चुके हो पहले से ही है। हम सीधा अपने काम पे आते हैं। 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है ना। ठीक है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है। जब 0 से आगे बढ़े तो 1 पे पहुंच गए, 1 बढ़े तो 1 कदम बढ़े तो ना, क्योंकि मुझे बताइए आधा कदम बढ़े तो कितना बढ़े? क्या आधा हुआ? नहीं हुआ। आधा यानी आप कह सकते हो 1 सेब था तो उसमें ना आधा कर दिया, आधा कर दिया यानी 1 सेब को 2 लोगों में बांटना है, 1 सेब को 2 लोगों में बांटना है, तो इसको कहेंगे 1/2, यानी कि आधा 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 मिल गया ना। कह सकते हो मोटा मोटा, नहीं कह सकते हो। तो 0 से जब आधी दूरी पे आए तो हो गया आधा, 1/2 कह सकते हैं, है ना। 1 पर आ गया तो 1 पूरा हो गया। 1 और 2 के बीच में पहुंच गए तो उसको बोलेंगे 1 तो था ही, यहाँ तक 0 से 1 पहुंचे में और आधा और चल लिया तो 1 से 1 और आधा और जुड़ गया तो कितना हो गया? 1 से 1/2 यानी 2 1 2 और 3, 2 1 3/2, यानी कि इसको लिख सकते हो 3/2, यानी 3 टापी थी उसको 2 लोगों में बांटना था तो 1.5 टापी आ गई, कह सकते हो ना मोटा मोटा ना। 2 से और आगे बढ़े, अच्छा इसको ये 1.25 हो सकता है ना। ठीक है, और भी हो सकता है, क्लियर? कह सकते हो नहीं कह सकते हो। अच्छा 2 से और आगे बढ़े तो 2 से 2.25 हो सकता है ना। 2.25 यानी कि 2 से ही 1/4 है ना। ठीक है, कह सकते हो। अच्छा 2.5 भी हो सकता है तो 2 से ही 1/2 है ना, 2 और आधा हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसको और सॉल्व करोगे तो 2.5 में 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 यानी कि 5 टापी थी और उसको 2 लोगों में बांटना था तो 2.5 टापी है, कह सकते हो। तो यानी कि आप देख रहे हो कि 1 और 2 के बीच में तमाम सारी संख्याएं हैं, 1.25 1.5 2 है ना, ऐसे कह सकते हो। 2 और 3 के बीच में तमाम सारी संख्याएं कैसे ऐसे होती है ना, 2.25 2.5 फिर 3, ऐसे और सारी संख्याएं होती है, कह सकते हो। बहुत सारी संख्याएं निकाली जा सकती है, कह सकते हो मोटा मोटा, कह सकते हो। अच्छा मुझे एक बात और बताइए आप, ये 3/2 है ना, 1.5 को आपने क्या कहा? 3 टापी है, 2 लोगों को बांट देना है। 3 टापी थी उसको 2 लोगों में बांट देना है तो 1 और इनको मिल गई, 1 इनको मिल गई, 1 में आधा आधा कर दिया। ठीक है, तो 1.5 टापी इनको मिल गई दोनों लोगों को ना, कह सकते हो मोटा मोटा, नहीं कह सकते हो। तो 1.5 टापी मिल गई 3/2 को, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं 3:2। ठीक है, ऐसे भी कहा जा सकता है, क्लियर? अच्छा 5/2 को 5:2 कहा जा सकता है।
है ना, कुछ भी ऐसे लिखा जा सकता है। इसको फ्रैक्शन भिन्न कहा जाता है, भिन्न को जो है अनुपात में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसी संख्याएं जैसे 1 और 2 के बीच में, जैसे आपने कह दिया ना, तमाम सारी संख्याएं आपने भिन्न के रूप में देख लिया ना, 1/2, 2/4 है ना 5/2 है ना, 3/2 यानी डेढ़ है, एक डेढ़ का मतलब 3/2। तो 1 और 2 के बीच में तमाम सारी भिन्न के रूप में संख्याएं देख लिया। अच्छा, 1 को भी तो भिन्न के रूप में बनाया जा सकता था, 1/1, 1 रुपया 1 लोगों को देना तो 1 रुपया आ गया, कह सकते हैं 1 आ गया। 2 को भी बनाया जा सकता है, 2 रुपया था, 1 लोगों को देना था, दो, तो कितना मिल गया, 2, 1 लोगों को मिल गया। इसको भी कह सकते हो 2:1 कहा जा सकता है, कह सकते हो मोटा मोटा ना। अच्छा, 3/2 है मान लीजिए, अच्छा 3.5 है तो कह सकते हो 3.5 का कितना होता है, 7 रोटी है कह सकते हो, और 3 लोग खाना है तो कितना कितना खाएंगे, 3.5 ना, कह सकते नहीं कह सकते हो। 3 लोग खाना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक आधा हो जाएगा ना, ऐसे कह सकते हो 3 सही 1/2 है ना, 3 रोटी थी, 3 और आधी और थी ना, कह सकते हो ना। तो 3.5 का कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7/2, 7/2 है ना, 7/3 में 7/2 होगा, क्लियर, ऐसे कह सकते हो ना। अच्छा, इसको अनुपात में ये भी अनुपात में लिख सकते हो ना, 7:2, ठीक है। अनुपात के रूप में लिखो तो और बढ़ा सकते हैं, 3:2 है, इसको 6, 3 का 6 हो गया और 2 का 4 हो गया, ये भी कह सकते हो। 6 का 12 हो गया और 4 का 8 हो गया, ये भी कह सकते हो ना, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। 4 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा है, 3 चौक 12 और 2 चौक, हाँ कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6, इसको दुगुना कर दिया और 2 दूनी 4, इसको भी दुगुना कर दिया है ना, ये भी कर सकते हो ना। फिर 3 3 का 9 कर दिया हमने, है ना, और 2 3 6 कर दिया हमने, फिर ऐसे इस सब अनुपात बराबर कर सकते हो ना। इसको काटोगे सेम मिलेगा, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 3:2 मिल गया। इसको कह सकते हो 3 दूनी 6 और 3 3 9, ये भी तो 3:2 आ गया ना, कह सकते हो। काटो पीटोगे तो वही आ गया तुम्हारा, कह सकते हो ना। हमारा जो मेन थिंग है वो है कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है जनरली। 1 को भी अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, 2 को भी लिखा जा सकता है, 3 को भी लिखा जा सकता है, 3/1 है ना, 3 आम थे, 1 लोगों को बांटना था तो 3 आम मिल गया उसको, कह सकते हो। तो 3 को भी अनुपात के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है ना। 3 कलम थे थी और 1 लोगों को देना था तो 3 मिल गया, कह सकते हो ना। तो इसको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं इन सब संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। प्लस 3 और 4 के बीच में ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जैसे 3.25, 3.5, 3.25 वगैरह वगैरह, इन संख्याओं को भी भिन्न के रूप में लिखा जाए, लिखा हमने लिखने को बता दिया, 1.5 को ऐसे लिखते 3/2 लिखती है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को जो जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जाता है या भिन्न के रूप में लिखा जाता है, ऐसी संख्याओं को कह देते हैं हम परिमेय संख्या। हम यहां लिख लें एक लाइन से, जब जितना लिखे ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, फिर एक बार हम बता देते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, वो सारी संख्या होती है जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, इनमें कौन कौन सी संख्या होगी, इसमें एक अंश होता है ऊपर है और एक क्या होता है नीचे वाले को हर कह देते हैं, कह देते नहीं। हमारे 3/2 था तो 3/2 को हम कैसे कह देते हैं, 3/2। ऊपर वाले को अंश कह देते थे, आप खूब लगाया होगा भिन्न बचपन में ना, और नीचे वाले को हर कहते थे, 2 यहाँ पे हर हो गया ना। अंग्रेजी में से न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कह देते हैं ना। अच्छा, इसको ये स्थिति तो बन सकती है, लेकिन एक बात मुझे और बताइए। अच्छा, इसको ये भिन्न के रूप में ना, अब इसको ऐसे कह सकते हो, परिमेय संख्या वो है जो जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, क्लियर। अनुपात के रूप में भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी इसको इसका ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3:2, यानी कि ऐसे भी कह सकते हो कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। थोड़ा और चक्कर लें, और चक्कर लीजिए ना। 3/0 ऐसा लिख दिया, 3 आम है और 0 लोगों बांटना है, तो क्या ये कुछ सार्थक बातें निकल आती है। 0 लोगों बांटना मतलब किसको देना है, सब क्लियर। यहाँ ऐसे कह देते कोई कि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं होगा ना। 0 लोगों बांटना मतलब क्या, हम समझ ही नहीं पा रहे क्या करें, तो इसलिए हम इसको नहीं मान पाएंगे ना। यानी परिमेय संख्याएं ऐसी इस संख्या को नहीं कर सकते, यानी कि जिस संख्या में हर 0 हो, जिस भिन्न में, जिस अनुपात में हर 0 हो, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। तो आप सीधा कह सकते हो परिमेय संख्या वही संख्याएं हैं जिन्हें अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है या फिर जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है जिसका हर 0 ना हो, ऐसा कहा जा सकता है मोटा मोटा, क्लियर। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
ठीक है। जैसे आपने बहुत सारी जगह पाई का मान पढ़ा होगा ना, पाई बटे 7, ठीक है। इसको आप काटोगे तो या इसको सिद्ध करा गया बाद में, ठीक है। आपका आगे सिद्ध किया जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या ये है, इसे अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्लियर। और जैसे √2 क्षणों में पढ़ा होगा, √3, √ है ना 5, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनको कह सकते हो मोटा मोटा अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ऐसी संख्याओं को कह देते हैं अपरिमेय संख्या। आपने खूब सारी संख्या देखिए, कितनी कितनी प्रकार की संख्याएं आपने पढ़ रखा है भाई, है ना, अब तक की अपरिमेय संख्या, क्लियर। ऐसे बहुत सारे पूरा, अब इन सबको अगर मिला लिया जाए, पूर्णांक, नेचुरल से सुख कहते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सबको मिला लिया जाए पूरा, तो एक अगर एक नाम देना हो तो हम नाम देंगे वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग आपका चैप्टर ही है वास्तविक संख्याएं, और उन्हीं से संबंधित हम बातें करेंगे। इस चैप्टर में आपके ना, आपने पूर्णांक के संदर्भ में देखा था, एक था ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस लगा था, सब में सबके साथ -2 -1, है ना, ऐसे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कह दिया था आपने। जो प्लस में थे उनको कह दिया था धनात्मक पूर्णांक, है ना, 1 2 3 4, है ना, ये सारी बातें हमने कहा था, ये सबको क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक कह देंगे ना। तो आपके इस चैप्टर में धनात्मक पूर्णांकों से संबंधित बातें करी गई है, इनके 2 गुणों के बारे में बातें करी गई है, समझाया गया है, और उन्हीं 2 गुणों का उपयोग करके कुछ गणित की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करा गया है। कौन से गुण हैं धनात्मक पूर्णांकों के, ये 1 2 3 4 5 इसे धनात्मक है, ऋणात्मक की बातें करेंगे, तो इनके बारे में बात करें। इनके कौन कौन से गुण के बारे में बात, एक तो गुण है भाग से संबंधित गुण, हम थोड़ा सा यही कर देते हैं बात, है ना। एक इन धनात्मक पूर्णांकों के पहला गुण है भाग से संबंधित ना, जिसको आपने खूब भाग लगाया होगा ना, ठीक है, कह सकते हैं 3 से भाग दे दिया हमने 7 को, तो 3 दूनी 6, कितना बचा, 7 में 6 जाएगा 1, ये भाग ही तो दिया आपने, है ना, ठीक है। 3 और 7 था आपके पास, एक 2 संख्या और मिल गई, एक भागफल के रूप में मिल गई और एक शेषफल के रूप में मिल गई, है ना। यही गुण, इसी को हम पढ़ेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में के संदर्भ में पढ़ा हमने ना, ये पढ़ेंगे आप ना। तो इसकी चर्चा करी गई, पहला गुण, इसका उपयोग करेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए, क्या होता है सारी बातें करेंगे, है ना, चर्चा करेंगे। दूसरा धनात्मक पूर्णांकों का दूसरा गुण था गुणा से संबंधित, आपने गुणा लगाया होगा ना, ये गुणा भाग वगैरह सब लगाते रहते हैं ना, ये सब देखने में तो बहुत आसान होते हैं, गणित दुनिया में लोग खूब उपयोग है, इनसे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समाधान करी जाती है, देखने में लोग बहुत आसान लगते हैं ये सारे सवाल ना, और इनका खूब उपयोग होता है। आप देखोगे कैसे बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान करने में इनका उपयोग करा गया है, क्लियर। गुणा वाली बात कर लेते हैं ना, गुणा में आपने देखा किसी भी जो है भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जिन्हें 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 4 है, 4 को 2 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 आम है ना, मान लिया ना, 2 लोगों में बांटना है तो 2 लोगों में बांट दिया, 2 ना, कह सकते हो, यानी इनको 4 को वैसे लिखा जा सकता है 2 × 2, 4 बराबर 2 × 2, यानी 4 भाज्य संख्या है, तो इसके ये 2 अभाज्य संख्या है ना, यानी कि इसे अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या है जो केवल या तो 1 से डिवाइड हो या तो अपने आप से डिवाइड हो, स्वयं से, है ना, बाकी से ना डिवाइड, जैसे 3 हो गया ना, अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 केवल 1 से डिवाइड होगा, ये 3 केवल 3 से डिवाइड होगा, 3 ना, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कह देते हैं, है ना, प्राइम नंबर के। और भी नंबर होती है जैसे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इस बातें जो पढ़ेगी तो हम कर देंगे, अभी नहीं कर पड़ेगी, ठीक है। तो गुणा से संबंधित बातें करेंगे, जैसे प्रत्येक जो भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग करेंगे हम एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में, लासा मासा निकालने में, और आपने जो अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी कक्षा 9 में, √2 √3 √5 वगैरह वगैरह, इनको हम सिद्ध करेंगे कि कैसे ये संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, इसी को उपयोग करते हैं, जो गुणा वाला, जो गुणा करते रहते थे, ठीक है। और इसका उपयोग भी करेंगे, और इसका उपयोग करेंगे हम दशमलव प्रसार। अच्छा, दशमलव प्रसार क्या होता है एक बार जान लीजिए जरा। दशमलव मतलब होता है कि 4 पॉइंट, है ना, 5 6 7, यहाँ पे आकर 0 होता है ना, कोई क्षेत्र नहीं रहेगा ना, इसको ऐसे कह सकते हो, मान लिया 9 है, 9 को हमने 3 से डिवाइड करा है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 का 9, 0 से फल आ गया ना, काम खत्म हो गया। लेकिन मान लिया 10 है, ठीक है, 10 को हमने 3 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 3 का 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया ना,
व्यतिरिक्त का 9, फिर एक बचा, करते जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 3 3 3 कर सकते हो, मोटा मोटा जाता चला जाएगा। तो ये दशमलव के बाद जितनी संख्याएं आती चली जाती है इनको बोलते हैं दशमलव प्रसार। क्लियर। तो हम इन्हीं गुणनखंड का उपयोग करके, जो आपने धन गुणांकों का गुणा से संबंधित जो गुण है, उसी गुणा से संबंधित गुणों का उपयोग करके हम परिमेय, आप जितना परिमेय संख्या है उनके दशमलव प्रसार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर। ये सारी बात पढ़ना, ये जितना हमने बातें करी यही सारी बातें हमें। तो पहला गुण हम पढ़ लेते हैं, भाग से संबंधित जो गुण है धनात्मक गुणांकों का, उनसे संबंधित वो हम गुण पढ़ लेते हैं, जिसको आपने नाम दिया, आपने क्या यूक्लिड ने खोजा था, इसलिए इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय का। क्लियर। तो हम देख लेते हैं जरा क्या होता है। ठीक है, अब इतना नहीं मिटा पाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए हमारे काम का स्पेस है। आप ना अभी तो लगातार भाग लगाते आए हो, ठीक है, थोड़ा सा उसी का उपयोग करेंगे हम, है ना। आपके पास मान लीजिए 2 नंबर है, मान लिया आपके पास 7 है और 2 है, सपोज। ठीक है, 2 संख्या आपके पास है। ठीक है, क्या इन संख्याओं का उपयोग करके जब आप भाग करोगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे दोगे, 2 संख्या और आपको मिल जाएगी। क्लियर। जैसे हमने 2 से 7 को भाग दे दिया। क्लियर। तो पढ़ेंगे हमारा 2, हमने छोटा एग्जाम्पल ले लिया कि ताकि आसानी से समझाया जा सके। क्लियर, पूरा भाग में हम ना उलझ जाए। तो 2 को 7 से डिवाइड करें, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भाड़ा पड़ेंगे 2 का, है ना, भाग आपने लगाया है, वापस देख लेते हैं। 2 3 6, कितना बचेगा शेषफल 1। तो आपने देखा 2 और 7 2 अंक थे आपके पास ना, उनके साथ 2 अंक और मिल गए। कौन कौन से मिल गए? एक तो भागफल के रूप में 3 और एक शेषफल के रूप में 1। मिल गया, नहीं मिल गया? तो यही बात यूक्लिड साहब कह रहे थे कि 2 पूर्णांक अगर दिया गया है, छोटा और बड़ा जो भी है, ठीक है, तो उसके साथ 2 अन्य पूर्णांक भी होता है। अब ये क्या विदिकता था मुझे अभी आपको पता था? कुछ नहीं पता था हमें इसके साथ कोई पूर्णांक है, हमें पता था इसके साथ कोई पूर्णांक है, नहीं पता था, लेकिन है। कैसे पता चला? जब भाग दिया, छोटी संख्या को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे दिया हमने। 2 3 6, 1 बच गया। एक तो मिल गया भागफल के रूप में 3, यानी कि क्या मिल गया भागफल, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट बोलते हैं ना, क्वोशिएंट ना अंग्रेजी में। हिंदी में भागफल कहते हैं ना। एक तो भागफल के रूप में मिल गया 3, और दूसरा आप देखो इसमें शेषफल के रूप में मिल गया ना। कैसे नहीं कह सकते हो? शेषफल के रूप में कितना मिल गया? 1 आ गया। कह सकते हैं, मोटा मोटा नहीं कह सकते हो। ठीक है, शेषफल को रिमाइंडर कह देते हैं। क्लियर। इसलिए इसको R से प्रदर्शित किया जाता है, इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है ना। अंग्रेजी में जो अक्षर होता है, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों की ताकत ज्यादा थी, है ना, वो यूरोप के। जब सभ्यता, जो नवीन सभ्यता है, इस सभ्यता जब अपना आकार ले रही थी, तब तक इन अंग्रेजी बोलने वालों की ताकत पैसों के मामले में, ज्ञान के मामले में कह सकते हो, तो टेक्नोलॉजी के मामले में ज़्यादा इनकी ताकत थी। इसलिए जिसकी ताकत होती है उसी से गुण और उसी के संस्कार, उसी से संस्कृतियाँ लोग अपना लेते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी में जो अक्षर होता है, ठीक है, उसी का पहला अक्षर मान लिया जाता है, उसे जिससे डिनोट किया जाता है। ऐसा भी हो सकता था कि शेषफल को 7 से डिनोट कर दिया जाता है, शेषफल को 7 से डिनोट कर दिया जाता है, लेकिन नहीं करा जाता है। शेषफल को 8 से डिनोट किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या को आपने n से डिनोट करा था, n मतलब प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या प्राग भी तो हो सकता था, है ना, लेकिन नहीं। जबकि खोजा किसने था? भारत। 1 2 3 4 5 ये गिनती नंबर सिस्टम जो चल रहा है आजकल कैलकुलेटर में, जो मोबाइल में यूज कर रहे हो ना, किसने खोजा था? भारतीय लोगों ने खोजा था। खैर ये बात की चर्चा है। ठीक है, तो अब ये आपने देखा 2 संख्याएं थी, उनके साथ हमें पता नहीं था ऐसा, लेकिन भाग दिया तो हमें 2 नई संख्याएं मिल गई, एक भागफल के रूप में और एक शेषफल के रूप में। इसी को यूक्लिड साहब बता रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 संख्याएं दी हैं, ठीक है, 2 संख्याएं अगर दी हैं, ए और बी मान लिया इसका, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, तो 2 संख्याएं और इसके साथ अद्वितीय रूप से विद्यमान रहती है। ठीक है, अद्वितीय का मतलब क्या हुआ? अद्वितीय का मतलब हुआ अगर 2 और 7 है तो इसके साथ भागफल के रूप में 3 ही होगा, यहाँ भागफल के रूप में 4 नहीं होगा। अगर मान लिया हम यहाँ पे भागफल के रूप में 4 करते तो 2 अंकों के 8 होता, 7 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? बाहर पढ़ेंगे ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे?
4 नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिखेंगे तो 3 ही लिखेंगे। क्लियर? अगर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 7 में से 2 दिया 6, यानी 6 जाएगा तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 2 नहीं बच सकता। यानी कि जो है वो पक्का है। जब कोई चीजें फिक्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं अद्वितीय, यानी 7 और 2 के साथ से भागफल 3 और शेषफल हमेशा 1 ही रहेगा। क्लियर? ऐसी स्थिति में जब बदलाव नहीं होता है, कह सकते हो ना, इनमें फिक्स हो जाता है चीजें, इस संख्या के साथ यही 2 संख्याएं भागफल शेषफल के रूप में रहेंगी, तो हम कह देते हैं ये अद्वितीय रूप से इसके साथ है। अद्वितीय मतलब अन्य जगह नहीं, ठीक है, अन्य कोई संख्या इनके स्थान पर नहीं हो सकती। तो आप इसको एक औपचारिक भाषा में अगर कहना चाहो, इस प्रमेय को जो कहा था यूक्लिड साहब ने बताया था, कह सकते हो कि 2 पूर्णांक दे रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक ऋणात्मक है, हम बात करें धनात्मक, हमने पहले बता दिया आपको पूरे चैप्टर में केवल धनात्मक पूर्णांक की बात होगी, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक 7 और 2 दे रहने पर, या 2 धनात्मक पूर्णांक दे रहने पर 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक भागफल और शेषफल के रूप में विद्यमान रहते हैं अद्वितीय रूप से। यानी ये जो है इनमें बड़े बदलाव नहीं होगा, ये फिक्स होते हैं किसी पर्टिकुलर दिए गए 2 पूर्णांकों के लिए। कह सकते हो मोटा मोटा आपके बुक में लिखा है, कहो तो हम लिख भी देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं, आलस नहीं करना चाहिए। क्लियर? 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, ठीक है, 2 अन्य धनात्मक पूर्णांक भागफल और शेषफल के रूप में, भागफल और शेषफल के रूप में, ठीक है, अद्वितीय रूप से, ठीक है, अद्वितीय रूप से, यानी कोई दूसरा नहीं आ पाएगा इनके स्थान पर, यही आएंगे। 7 और 2 के साथ अगर करोगे तो भागफल 2 ही आएगा, शेषफल हमेशा 1 ही आएगा, अद्वितीय है ना, कोई दूसरा नहीं आएगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान रहते हैं, ठीक है। अब रहते नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली। क्लियर? अच्छा, अब आप चाहो तो इसमें कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो इसके ना, जैसे आप अभी एक चीज और इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए आप, है ना, फार्मूले के लिए ना, अगर मान लिया ये ए है और ये बी है, क्लियर, बड़ी वाली को मान लेते हैं ए, ये वाला बी है। हमको एक बात और बताइए, आप जब भिन्न लगाते हो, है ना, इसको सॉरी भाग लगाते हो, है ना, मान लीजिए इसको लगाया था, इसको चेक करना है कि ये सवाल सही लगाया है कि गलत लगाया है, तो क्या करते थे, जो भाजक था, भाजक और भागफल से गुणा कर देते थे, शेषफल जोड़ देते थे। यदि भाज्य के बराबर आ गया तो आप कह देते थे कि यह हमारा भिन्न सही है ना, तो आप इसको कह सकते हो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, है ना, भाजक से गुणा कर दिया यानी क्यू से, ये क्या है क्यू और ये क्या है, इसको माना आपने बी मान लिया है ना, ये इसको ए मान लिया है, कह सकते नहीं कह सकते हो, तो 2 गुणा 3, ठीक है, और इसमें 2 दिया 6 हो जाएगा, उसमें कितना बचा, 7 के लिए 1 और जोड़ा दिया ना, शेषफल में जोड़ दिया, तो किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया, कह सकते नहीं कह सकते हो, 7 के बराबर, यानी इसके बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3, 2 दिया 6 और 1 7, कह सकते मोटा मोटा कह सकते हो, भाजक को हमने इसे क्वेश्चन से गुणा कर दिया और एक जोड़ दिया। अगर इसके बराबर आ गया तो हम कह देते हैं ये सही है, नहीं आया तो हम कह देते हैं गलत है। अगर यहाँ पे शेषफल नहीं आता तो 2 3 6, अगर यहाँ पे शेषफल नहीं आता, मान लिया हमने गलती कर दी, हमने कह दिया 0 शेषफल आ गया, तो क्या ये बता देता है, तो 2 3 6 और ये 7 है, इसका मतलब भाग गलत है। फिर हम चेक करते नहीं यार, यहाँ पे 7 में से एक जाएगा 6 बच जाएगा, तो हमने चेक कर लिया, एक मिल गया। आप देखिए 2 3 6 और 1 7, 7 और 7 बराबर कह सकते हो, इसलिए हम कह देंगे भागफल सही हमारा भाग ना। अब इसको हम लिख लेते हैं, 7 को हमने क्या माना, ए माना था, ए बराबर 2 क्या है, भाजक बी, है ना, उसके बाद में किससे गुणा करा, 3 से, यानी क्यू से, क्यूसेंट से, बी क्यू, यहाँ पे कोई निशान ना होता है, वहां पे गुणा का निशान होता है, प्लस ये क्या है, ये शेषफल है 1, है ना, शेषफल को क्या माना आपने, रिमाइंडर यानी आर, फिर स्मॉल लेटर में लीजिए ना, ये एक फार्मूला बन गया आपके पास ना, क्या बन गया, 2 संख्याएं, 2 पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय रूप से भागफल और
शेषफल यानी क्यू और आर के रूप में दो अन्य धनात्मक गुणांक विद्यमान रहते हैं। यही बात हम फिर बोल दें एक बात ना। अब एक बात और जान लीजिए, शेषफल के रूप में क्या स्थिति बनती है ना, इसको जरा हम ढंग से समझाते हैं। ये आपका मेजर रूल प्ले एल्गोरिथम समझने के लिए है ना। जैसे शेषफल के रूप में आप देख लीजिए, तो ये बात और रही है, जैसे मान लिया हमने 2 से भाग दे दिया 7 को ही, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं समझाने के लिए, 16 ले लेते हैं और इसको भाग देते हैं, जो शेषफल बचा ले मान लिया 3 से भाग देते हैं ना, तो 3 से भाग दे दिया हमने 16 को, पहले सीधा देते हैं 15 को भाग देते हैं, 15 को हमने भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3 बचे 15, कितना शेषफल बचा 0। तो कह सकते हो शेषफल कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कैसे नहीं कह सकते, हम सीधा स्थिति लिखते चले जाते हैं ना, शेषफल यानी आर, शेषफल कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है ना, 0 के बराबर हो सकता है शेषफल ना, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। दूसरा स्थिति क्या बन सकती है, मान लिया ये कितना था, ये 15 के बजाय दूसरा लगा लेते हैं, मान लिया यही भाग ये भिन्न 3, ये 15 के बजाय 16 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 मान लिया 3 बचे 15 ही तो होगा ना, हाँ कितना शेषफल बच जाएगा, आपकी बार बच जाएगा शेषफल, 6 में से 1 5 जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर, तो शेषफल कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है। फिर तो 3 से भाग दे रहे होते हैं ना, यानी जो भाजक है 3 भाजक के लिए, भाजक 3 यानी बी 3 के लिए, बी बराबर 3 के लिए, भाजक 3 के लिए आप हम बात करें ना, ये हो गया एक शेषफल हो सकता है। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है, और स्थिति मान लिया है कि 16 के चलिए एक और ले लेते हैं 3, मान लिया 16 के बजाय 17 होता तो क्या होता, क्या हाल होती, फिर बढ़ेगा 3 बचे 15, 3 6 18 में ज्यादा हो जाएगा, फिर 3 बचे 15, अब कितना शेषफल हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 1 से 1 जाएगा 0, अब शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। क्लियर, और स्थिति देख लीजिए जरा, अब 17 के बाद क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, 3 को 18 और उन्हें बढ़ा दिया एक अंक है ना, अब कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 छक 18, क्या 18 6 से चला जाएगा ना, 6 से चला जाएगा, 3 छक 18 चला गया ना, आपकी बात पर 0 आ गया, यानी फिर हम यहाँ से वापस चले कहाँ चले गए, 0 पे चले गए ना। यानी आप ये बात देख पा रहे हो कि 3 से हमने डिवाइड करा है, 3 से अगर भाग दिया तो अधिकतम शेषफल कितना आया, 2 आया, यानी 1 कम आया, यानी शेषफल आप इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, शेषफल हमेशा भाजक से कम रहेगा, यानी इससे हमेशा शेषफल 1 कम ही रहेगा। यानी भाजक अगर 3 है तो शेषफल ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 2, उसके बाद 1 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 तक हो सकता है, माइनस में नहीं जाएगा, पहली स्थिति आपने देख लिया माइनस में नहीं जाएगा, दूसरा आपने देख लिया बी से हमेशा छोटा रहेगा, यानी भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। क्लियर, तो आप ऐसे कर सकते हो, शेषफल 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, प्लस ऐसी स्थिति होती है और क्या होगा, b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। अब इसको b मतलब ये भाजक से छोटा होगा, इसको ऐसे कर सकते हो, भाजक यहाँ पे लिया हमने, भाजक से छोटा होगा, यानी कि भाजक की तरफ मुंह खोल दिया हमने चोंच, और 0 की तरफ हमने जो है शेषफल की तरफ हमने चोंच को क्या कर दिया, ऐसे लिख लेते हैं सीधे, क्यों चोंच चोंच करते हैं ना, सीधा सीधा। शेषफल 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है शेषफल, 0 से बड़ा हो सकता है। अब 0 से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब 0 की तरफ चोंच जो है ऐसे कर सकते हो ना, करना चाहते हो, 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा है, एक देखिए बड़ा आया है, 2 भी बड़ा आया है ना, तो इस वक्त 0 से बड़ा मतलब शेषफल को हमने बड़ा कर दिया, शेषफल की तरफ चोंच खोल दिया, 0 के बंद कर दिया। हम इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए एक टर्म को अगर ठीक से एक बार समझ लिया गया तो इसके सारे सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी है। जल्दबाजी में कौन जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर आपको गणित नहीं समझ आएगा ना, फिर आपको रटकर पास हो जाना होगा, उससे कुछ फला नहीं होने वाला है। क्लियर, आगे आपको अल्टीमेटली कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। क्लियर, आपको सारी बातें अगर एक बार समझा हुआ होगा तो जिंदगी में भूलेगा नहीं। क्लियर, तो अब क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है, प्लस दूसरा क्या हो सकता है, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। ये भी देखा आपने ना, अधिकतम 2 है, 3 से भाग देने पर हमेशा भाजक अगर 3 था तो अधिकतम कितना शेषफल आया था, 2 आया था, हमने देख लिया, बता दिया था ना।
तो एक स्थिति ये भी लिख सकते हो, हमेशा भाजक से हमेशा छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, एक स्थिति ये भी लिख लीजिए, है ना। शेषफल भाजक से हमेशा भाजक से छोटा होगा, ठीक है, कह सकते हो। अगर भाजक मान लिया 3 है तो शेषफल कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्लियर। अगर 3 हो जाता है, मान लिया 3 यहाँ पे बच जाता है शेषफल, तो एक बार पहाड़ा और भी तो पढ़ लेते है ना, 3 एक कम 3 और उसको उड़ा देते है ना। या 3 इधर कैसे बचता है, जब यहाँ पे 18 होता तभी तो 3 बचता, तो 18 होता तो क्या कर देते हम, तो फिर 3 बचे 15 पढ़ देते, 3 18 पढ़ लेते, है ना। तो कह सकते हो भाजक ज्यादा अगर 3 भाजक है, भाजक 3 है ना, तो शेषफल ज्यादा 2 हो सकता है, क्लियर। ये सारी स्थिति आपको याद रखना है, क्लियर। आप गणित में ऐसे फार्मूला बनाया गया, ऐसे बना दिया गया, क्लियर। आप ऐसे बना दिया गया, ए और बी दो संख्या दे रहे पर क्यू और आर मिल जाता है, जहां पर आर 0 के बराबर होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा हो सकता है, तो बड़ा होने के लिए चोंच खोल दिया गया, क्लियर, ऐसा बता दिया गया ना। और आर क्या होता है, भाजक से छोटा होता है ना, आप ऐसे कह दिया गया, आर भाजक से छोटा होता है, कह सकते हैं ना, भाजक से यानी बी से छोटा होता है ना, बी, ऐसी स्थिति बना दिया गया सोते, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें आपको काम के लिए, अब आप सवाल लगा लीजिए, ठीक है। अब सवाल लगाने से पहले आप जान लीजिए इसका क्या उपयोग है ना, जो आपने पढ़ा अभी तक, इतना मेहनत करा, उसका क्या उपयोग है। इस पूरी जितना भी आपने पढ़ा अभी ना, कि दो संख्याएं धन पूर्णांक दे रहने पर दो अन्य धन पूर्णांक भागफल और शेषफल के रूप में विद्यमान रहता है ना, जहाँ पे शेषफल 0 हो सकता है या भाजक से छोटा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है, क्लियर। इनका उपयोग, इसको आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब होता है ऐसा कथन जो सिद्ध कर दिया गया, पूरा कर दिया है, प्रूव कर दिया गया है कि मतलब वो हर परिस्थिति में सेम जो है आंसर देगा, क्लियर। इसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में उपयोग करा जा सकता है। विभाजन मतलब भाग से संबंधित, क्योंकि भागी से संबंधित में बात करी, क्लियर। यूक्लिड से आपने दिया था, इसलिए यूक्लिड नाम दे दिया गया। इसका क्या उपयोग है देख लेते हैं। इसका उपयोग एचसीएफ, दो संख्याएं दी रहती है ना, ए और बी, उनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालने में उपयोग करा जाएगा। इसको आप मासा कहते हो, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समाप्त वर्तक, देख लेना, ये गलत सही हो सकता है, अच्छा, निकालने में प्रयोग करेंगे, क्लियर। कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। अच्छा, वहां ये होता क्या है ना, अब आप देखिए इस वर्ड से ही पकड़ लीजिए, हाईएस्ट वर्ड होता है सबसे बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, है ना। कॉमन मतलब दोनों में हो, फैक्टर मतलब फैक्टर गुणांक, जैसे मान लिया 18 है, 100 माने 16 या 15 है, मान लिया सब कुछ मान लेते हैं ना, ठीक है। अब हम इसके गुणांक ढूंढ लेते हैं ना, गुणांक मतलब जिससे ये डिवाइड होता है ना, ठीक है। अब 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, एक इसका ये गुणांक 1 भाई है ना, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 18 2 से डिवाइड होगा नहीं, दोनों 18, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 18 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से 16 नहीं होता ना, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 3 18, 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से 9 2 18 हाँ हो जाएगा, 10 से नहीं होगा, ठीक है, फिर सीधा 18 जो है 18 से डिवाइड होगा, भाग होगा ना। 15 का देख लीजिए, 15 का क्या आएगा, किससे डिवाइड होता है ना, 15 के गुणांक के अंश हो सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, गुणांक निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इनको ऐसे कर सकते हो ना, 18 को आपने कर दिया ना, क्या हो जाएगा, 2 से कर दिया आपने, 2 9 18, फिर 3 से कर दिया ना, अगर जब अभाज्य गुणांक निकालना है तो 3 से कर दिया, 3 3 9, फिर 3 से कर दिया 1 है ना, जब 1 आ गया तो कह सकते हो 2 गुणा 3 कैसे लिख सकते हो, 18 को लिख सकते हो, या फिर 2 गुणा 3 है ना, 2 3 6 3 18 लिख सकते हो, दोनों स्कीम दे देते हैं, 15 को हमने कर लिया, 1 से कट जाएगा 15, ठीक है,
2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 15 है ना, 2 से नहीं जाएगा इसलिए 2 के नीचे हमने नहीं लिखा, 3 के नीचे लिख दिया हमने, 3 से जाएगा 3 बचे 15 ना, 4 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा है ना, 5 दिया 15 क्लियर, 6 से नहीं जाएगा 15, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा ना, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, सीधा 15 से कटेगा। कैसे नहीं कह सकते हो? तो ये स्थिति बन सकती है दूसरा है ना। अच्छा अगर इसका भी अभाज्य गुणनफल निकालें तो क्या मिल जाएगा 15 के लिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा सीधा है ना, 3 बचे 15, फिर 5 से कट जाएगा, 1 3 गुणे 5, कैसे नहीं कह सकते हो? इसको ऐसे कहा जा सकता है 3 गुणा 5 15 के लिए ना, ये 18 के लिए लिखा था, आपका अभाज्य गुणनफल 15 के लिए लिखा था। हमने दोनों स्थितियां निकालेंगे, एक तो एक दो केस से डिवाइड होगा ये लिख लिया, दूसरा अभाज्य गुणनफल लिख लिया है ना, समझाने के लिए। अब मुझे बताइए इसमें वो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, पहले ढूंढते कॉमन फैक्टर, यानी जिससे वो डिवाइड हो जा रहा है, तो फैक्टर ये सारे फैक्टर दिए गए, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, एक दोनों में कॉमन है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है ना, फिर इसमें कौन सा है 3, देखिए 2 इसमें है इसमें नहीं है ना, तो बात खत्म, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है ना, ठीक है, 6 इसमें देखिए नहीं है ना, ये और कुछ कोई नहीं मिल रहा है, तो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो कॉमन दोनों में कौन से है 3 है और 1 है, तो कॉमन कौन सा लेना है जो बड़ा हो, हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन जो है दोनों में है 3, इसके बाद नहीं है कोई ना, तो कह सकते हो 18 और 15 का मास जो है मासा, या फिर कह सकते हो एचसीएफ 3 होगा, ऐसे कह सकते हो एचसीएफ 15 और 18 का हो जाएगा 3 क्लियर। अच्छा इस वाले तरीके से यानी भाज्य गुणनफल कैसे निकालोगे ना, आप ऐसे कह सकते हो, ये समझ में है कि ऐसे होता क्या है, निकाल पा रहे हो ना, कि सबसे बड़ा पहले दोनों में अभाज्य, दोनों के पहले निकाल लिया हमने, क्या फैक्टर निकाल लिया जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं, फैक्टर मतलब अंक कह सकते हो ना, जिससे वो विभाजित हो रहे हैं, फिर उनमें सबसे बड़ी संख्या है ना 3, अगर मान लिया 18 पेन है, 18 15 पेंसिल है ना, उनको ढेरी में बनाना है तो दोनों मिला करके, तो कह सकते हो उनको 3 के गुणांक में डिवाइड किया जाएगा ना, 3 6 18 6 पे ले लेंगे, और 3 बचे 15 5 5 पेन का जो है पेंसिल ले लेंगे और इकट्ठा करके रख देंगे, ढेर बना सकते हैं, इसलिए ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। इससे निकालेंगे तो इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है 3, देखिए यहाँ पर भी 3 मिल रहा है ना, तो इसलिए ये वाला है जाएगा ऐसे, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, दोनों का सेम आंसर आएगा क्लियर, ऐसे इसका 3 आ गया क्लियर। अब हम इसका ए और बी यानी यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का उपयोग करके कैसे एचसीएफ निकालेंगे वो हम बात कर लेते हैं। एचसीएफ एक बार समझ लिया आपने, एचसीएफ क्या होता है, दो अगर संख्याएं दी हुई है ना, तो दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्या वो संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है, और दोनों को विभाजित करने के लिए कैसे निकालेंगे। मान लिया हमने देख लिया दो नंबर दिया गया, मान लिया दे दिए 25 नंबर, कोई छोटी संख्या ले लेते हैं समझाने के लिए, 25 और 16 या 15 या 10 जो भी ले लेते हैं ना, मान लिया 10 ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है थोड़ा कठिन लेते हैं ताकि थोड़ा लंबा चुन जाए, एल्गोरिथम समझाना है इसी में। 25 ले लिया और हमने ले लिया मान लिया 9 1 आ जाएगा, फिर इससे पता हो जाएगा ना, 3 जाएगा 5 ही जाएगा ना, ठीक है चलिए 10 ही ले लेते हैं, दो अलग मिल जाए। अब इसको करें, मान लिया इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, वही वाला फार्मूला लगाएंगे एल जो है यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका वाला, कौन सा फार्मूला था, ए बराबर था बी इंटू क्यू प्लस आर ना, ए और बी दिए रहने पर भागफल के रूप में और शेषफल के रूप में दो संख्याएं मिल गई थी ना, जहां आर 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होगा, भाज्य से हमेशा छोटा होगा, ये सिद्ध बताया गया, ठीक। तो लगा लेते हैं जरा ये वाली फार्मूला, तो क्या लिख सकते, दो संख्याएं 25 और 10 है ना, लिख लेते हैं ना, ए बराबर है, इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 25 बराबर 10। अब 10 को हम गुणा करेंगे यानी वही क्यूशल वाले ना भागफल से ना, तो 10 से अगर 10 से डिवाइड करेंगे कौन सा भागफल आएगा, 10 दूना 20 आएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 से आगे ना जाए तो कितना करेगा 10 दूना 20 है ना, 10 के 30 करोगे तो 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे 10 दूना 20 है ना, 20 तो हो गया। अब कितना बचा 20, 25 में से 20 निकल जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा है ना, तो 5 बच गया तो उसको प्लस करके 5 लिखेंगे, 25 के बराबर हो गया नहीं हो गया है ना, तो 10 का पहला हमने पढ़ा, हमने 25 ए बराबर ए को बराबर हमने लिख दिया बी मतलब जो दूसरा वाला है ना। अब हम उसको उसके बाद ये वाला क्यू ढूंढेंगे, क्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे बी का, ठीक है 25 के बराबर हो जाएंगे ना, तो 10 दूना 20 है ना, 30 का 10 नियत करेंगे तो 30 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 25 से,
इसलिए मैं करना पड़ेगा 10 दूना 20, 20 हो जाएगा। लेकिन 3 5 मिल गया तो प्लस 5 लिख दिया हमने, यानी ये शेषफल मिल गया, ये मिल गया क्वेश्चन। कैसे तो नहीं कर सकते हो? क्या अभी शेषफल 0 आया है? 0 शेषफल नहीं आया है। अगर 0 शेषफल नहीं आया तो फिर हम वही काम करेंगे, बी को उठा लेंगे और शेषफल को उठा लेंगे ना, क्वेश्चन को हम बात नहीं करेंगे। अब यही वाला जो प्रमेय का ये वाला जो नियम था उसको अब हम पहले हमने ये और बी पे लगाया है ना, अब किसके साथ लगाएंगे? अब जब तक 0 शेषफल नहीं आया तो फिर हम लगाएंगे बी और आर यानी शेषफल पर। तो क्या करेंगे? फिर डालेंगे ना, 10 को हम ए मान लें, आगे ले जाएंगे, इसको आगे ले आएंगे है ना, ए मान लेंगे बराबर शेषफल से करेंगे इसे है ना 5 आर को, ठीक है, 20 वाले से बात नहीं करेंगे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे है ना, 10 तक चला जाए तो ये तो जब हो जाएगा ना, 5 गुना 2 5 गुना 10 प्लस कितना आएगा 0, क्योंकि 5 गुना 10 बराबर हो गया। अब कोई जरूरत ही नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, प्लस 0 कह सकते हो। और जैसे शेषफल 0 आ गया वैसे ही कह देते हैं बी वाला जो है पॉइंट हमारा वो एचसीएफ होता है। तो आप कह सकते हो एचसीएफ कितना आ गया 5। क्लियर? बाकी सवाल लगाएंगे तो हम बता देंगे इसमें कि कैसे निकाला जाता है। क्लियर? और सारे सवाल हम करवा देंगे। क्लियर? तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करा कि 25 और 10 का जो मास 25 और 10 का मासा आया है 5। मासा मतलब महत्तम समानुपातक या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? 25 और 10 का मासा कितना आया 5 आया। क्लियर? अच्छा, इसको ऐसे भी आप टेस्ट करने के लिए निकाल सकते हो। 25 का भाग गुणनफल करोगे कितना आएगा 5 25 25 5 25 25 है ना, कितना आएगा 5 गुणा 5। ये आप आगे पढ़ाएंगे जो है गुणनखंड वाले तरीके से यही लगाते हो बचपन में, खूब लगाया है इसे मासा निकालने के लिए ना, ये है। और 10 का क्या था, 10 का करोगे कितना आएगा तो 5 10 और 5 का 5 2 गुणा 5 ना, देखिए ये दो मिल रहे हैं आपस में ना, तो ये हो जाएगा आंसर 5 हो गया, आंसर हो जाएगा ना 5 यहाँ पे हमारे पास भी आया है। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, 25 और 10 का मासा जो है एचसीएफ आया है, मासा 5 आया है। दूसरा एक बात और यहाँ पे 10 और 5 का भी मासा जो है 5 आया है, यानी जो इस वाले एल्गोरिथम का मासा जो है था, इस वाले एल्गोरिथम जो आया है 5 आंसर वो इसका भी आया है, इसलिए इस दोनों सेपरेट मान सकते हो है ना। 25 और 10 का भी एचसीएफ 5 है और 10 और 5 का भी एचसीएफ 5 है। तो आप देख रहे हो कि ये चरण बनते जा रहे हैं। हमने चरण कैसे बनाया, पहले ए इसको माना बड़ी वाली संख्या को, छोटी वाली को बी मान लिया, लगा दिया वही फार्मूला जो मैंने इंग्लिश में समझाया था कि जो है दो संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे तो एक भागफल मिलेगा, एक शेषफल कुछ बच जाएगा, 0 हो सकता है 1 हो सकता है या फिर भाज्य से छोटा होगा। क्लियर? तो ये इस वाला फार्मूला में लगा दिया, जो ए था वो उसे आगे लिख लिया, यानी ए 25 था आगे लिख लिया बड़ी संख्या को, बी को हमने उसको जो है यहाँ इस प्लेस पे लिख लिया। अब ढूंढेंगे क्यों ढूंढने के लिए हमने क्या करा, 10 का पहाड़ा पड़ा कि इसके आगे रखा है, 10 ने 30 करते जितना हो जाता तो 10 दूना 20 कर दिया हमने, 20 कर दिया ना, कितना हो गया अब बचा हमारे पास 20 और 5 25 5 बचा तो 5 में शेषफल मिल गया ना। फिर भी अभी शेषफल 0 नहीं आया तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाया हमने। अब किसके साथ करें, अब हमें इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे जो हमारे पास भाजक था 10 उसको बी को ले लेंगे और आर शेषफल को ले लेंगे। हम क्वेश्चन के बाद नहीं करेंगे तो जो भागफल था भागफल और शेषफल को हमने ले से इसके ऊपर हमने ये वाला प्रमेय का लगाया, युग्मन प्रमेय का ना, तो लगाया तो हमने 10 को आगे लिख लिया, ए मान लिया और फिर इसको आगे ले आए और फिर आर इससे करे हमने। ठीक है, इसको भी मानकर तो 5 गुना 10 करा हमने, 5 का पहाड़ा पड़ा 10 तक तो तुरंत कट गया, 5 गुना 10 0 आ गया। जैसे 0 आ गया वैसे हमने भाजक को हमने कह दिया ये मासा है हमारा है ना, लास्ट जो है एचसीएफ कह सकते नहीं कह सकते। क्लियर? ऐसे अन्य सवाल हैं जो आपके सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, उन सवालों को आप हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, सेशन अगले सेशन में। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा समझिएगा बार बार। अच्छा एक बात और है, आप ना इसको ऐसे भी सॉल्व करा जा सकता है। कैसे? जैसे मान लिया आपने सीधा सीधा अगर ये सब मान लिया एक सवाल क्वेश्चन आ गया, अच्छा नहीं मुझे क्वेश्चन जब लगवाएंगे प्रश्नावली हल करेंगे तो बताएंगे एक और तरीका जिससे आप बहुगल पे सवाल अगर आ रहा है तो उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाओगे। कई बार वहाँ पे दिखाना नहीं होता स्टेप, बहुगल पे सवाल में सॉल्व करके उत्तर ले आना होता है, तो आप वो सवाल लगा सकते हो। ठीक है।